तो बच्चों, माई सेल्फ क्रांतिदीप, बच्चे प्यार से मुझे केडी सर के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कहानी बड़ी विचित्र कहानी है बच्चों। आज हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीफ में हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। In electromagnetic waves, electric field and magnetic field both are sinusoidally varying at the position x and time t. खास बात क्या है बच्चों? Electromagnetic waves are combination of electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field both are sinusoidally varying at the position x and time. इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेराइंग है और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेराइंग है। और तो एक और खास बात क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक और खास बात क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों, खास बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ propagation is along x-axis. Is along plus x-axis. बच्चों, खास बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा वो पॉजिटिव x के अलोंग होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, नंबर 1। सेकंड, इन EM वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are sinusoidally varying at x and at time t. Third one, in electromagnetic waves, electric field and magnetic field both are mutually perpendicular and direction of propagation is along positive x. If electric field vibrates along positive y, electric field vibrates along y and magnetic field vibrates along z. मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप सोचेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का साइनोसॉइडल वेरिएशन हम देख रहे हैं, ये हमें कहां से मिला? एक्चुअली जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 बेसिक बातें पढ़ी हमने। क्या क्या? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस is equal to sigma q by epsilon naught. This is called Gauss law. This is Gauss law for electricity.
इंटीग्रल ऑफ v डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0. दिस इज गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. ये सब आपने पढ़ा हुआ है. इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप, इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ d phi by dt. Phi means magnetic flux. This is Faraday's law and Ampere's law. मैंने यहाँ लिखा है modified Ampere's law. आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl ओवर क्रॉस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट IC. IC मीन्स कंडक्शन करंट. यहाँ मैंने लिखा IC प्लस ID. दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Ampere's law. IC is conduction current and ID is displacement current. And displacement current is nothing, it is equal to epsilon naught into d phi by dt. Phi E means electric flux. तो ये चार इक्वेशंस आपकी पढ़ी हुई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिटेल में पढ़ा. बच्चों, इन चारों रूल्स के ये जो चार लॉ हैं, दिस इज गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दिस इज फेराडेज लॉ एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ. इन चारों लॉज का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन. और जब इन चारों को सोल्व किया जाता है तो इन चारों का जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है. हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच. हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं. अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं. इन चारों इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये निकल के आता है और मैग्नेटिक फील्ड का ये निकल के आता है. एक्चुअली खास बात क्या है, जो बेसिक बात है वो समझने की ये है, आपने पढ़ा भी होगा, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इस बात से ये समझ में आ रहा है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम वेराइंग, इट विल प्रोड्यूस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेराइंग, देन इट विल प्रोड्यूस टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक अगर टाइम के साथ वेरी करता है, दूसरा को प्रोड्यूस करता है जो कि टाइम वेराइंग होगा, और क्योंकि दूसरा टाइम वेराइंग है तो वो पहले वाले को प्रोड्यूस करेगा. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में से एक अगर टाइम वेराइंग है तो दूसरा टाइम वेराइंग रहेगा, और दूसरा टाइम वेराइंग है तो पहला प्रोड्यूस हो जाएगा. एक से दूसरा, दूसरे से पहला. तो ये, और खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं. और साथ साथ खास बात यह कि ये जो डिस्टरबेंस है, दिस डिस्टरबेंस इज नॉट स्टेशनरी. ऐसा नहीं है कि ये डिस्टरबेंस एक ही जगह रहेगा, ये डिस्टरबेंस प्रोपेगेट भी होता रहेगा, इसका प्रोपेगेशन भी होता रहेगा, ये आगे भी बढ़ता रहेगा ये डिस्टरबेंस. और इस इक्वेशन में c जो है ना वो है स्पीड ऑफ वेव. c ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये डिस्टरबेंस किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, एंड c की वैल्यू है E नॉट बाय V नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पर c है स्पीड ऑफ वेव. और इंपॉर्टेंट पार्ट, जब स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट की गई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ EM वेव, और जब स्पीड ऑफ EM वेव कैलकुलेट की गई तो ये वही मिली जो स्पीड ऑफ लाइट थी. इस बात से ये साफ हो गया कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होती है. तो ये बात आप नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. बच्चों, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड. Show that the displacement current across an area in the region between the plates and parallel to it is equal to the conduction current in the connecting wires. हमने क्या किया,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया। जैसे ही हम की क्लोज करेंगे, तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान सर्किट में करंट फ्लो होगा एंड दिस इज, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनमें जो करंट फ्लो होगा वो कंडक्शन करंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हम एक कंपास निडल इस कैपेसिटर के बीच में रख दें तो वहां पर डिफ्लेक्शन आएगा। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम यहाँ कंपास निडल रख दें तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। सवाल ये है कि कौन है जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई करंट चाहिए। तो सवाल ये है वो करंट कौन सी है। आप सोचेंगे करंट तो यहाँ फ्लो हो रही है वायर्स में, फिर यहाँ कौन सी करंट आ गई। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि इन वायर्स में जो करंट फ्लो होती है वो तो है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब हो क्या रहा है, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। जब ये प्लेट चार्ज होगी तो ये प्लस पे ये माइनस पे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जैसे जैसे इस प्लेट पर चार्ज चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट्स के बीच में टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस और नो। और अगर प्लेट्स के बीच में टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट ने प्रोड्यूस किया उस करंट को हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया हमने उसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फंडामेंटल क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। के दोनों में फर्क है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये प्रूव करिए कि जितनी करंट यहां इन दोनों के बीच में है उतनी करंट यहां है। ये अपने को प्रूव करना है। तो हम पहले कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज नथिंग, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, एंड V इज Q by C। V is Q by C। अब यहां पर क्या होगा, V अगर Q by C है, Q is चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड C आप पता ही है, C is एप्सिलॉन नॉट A by D। बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, ये निकल के आ गई हमारे पास। और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका फेस एरिया A है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं E इंटू A
तो E इंटू ए हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आप सब जानते हैं डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड कंडक्शन करंट एंड दिस अमाउंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी उसका अमाउंट उतना ही होगा जितना यहां पर कंडक्शन करंट है। बट एक बात का ध्यान रहे, कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और चीज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस केस में यहां पर कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, और जैसे ही कंडक्शन करंट जीरो होगा तो यहां डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो पे आ जाएगा। मेरी बात समझिए, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कंडक्शन करंट जीरो पे आ जाएगी, वो होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उस वक्त डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो पे आ जाएगा। उसका कारण बिल्कुल सिंपल, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद, और जब चार्ज का फ्लो बंद तो यहां पर टाइम का इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन खत्म, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन खत्म तो ये अमाउंट जीरो पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जीरो होना ही तय है। तो बहुत सिंपल फंडा, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू वही होगी जो यहां पर कंडक्शन करंट की है। ठीक है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। खास बात यह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज एंड ऑसिलेटिंग चार्जेस। स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नंबर वन। If a charge is moving with uniform velocity, it cannot produce electromagnetic wave. Electromagnetic waves can be produced by accelerated charge or oscillating charge. Travel in free space with the speed equal to 3 into 10 power 8. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में सी की जो वैल्यू है 1/√μ0 इस स्पीड से ट्रैवल करती है, और ये कैलकुलेशन पर हमको मिलता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का साइनोसॉइडल फंक्शन लिखा था बच्चों। आप नोट करिए, जो फेज एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही फेज एंगल मैग्नेटिक फील्ड का है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझ लेना, वो अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, वो अलग बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पर वाइब्रेट करते हैं तो हमारा जवाब होगा π/2, लेकिन किस फेज डिफरेंस के साथ वाइब्रेट करते हैं तो हमारा जवाब होगा जीरो। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। c is the speed of light and this can be written as c is the speed of light and this is equal to the speed of electromagnetic wave, and this is equal to E0 by B0 equal to E by B। ये पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो भी ले सकते हैं और पीक वैल्यूज का भी रेशियो ले सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज गिवन बाय 1/√μm em। दिस इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड यू नो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज μ0 μr के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ε0 εr के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट करी और इसकी भी वैल्यू पुट करी। μ0 μr तो μm की जगह पर हो गया,
E naught ER EM की जगह पर हो गया, but this whole amount is the speed of light, means speed of EMW in given medium is equal to C by this value, and C is the speed of light in free space, and this is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second divided by under root mu r epsilon r. One more thing, energy carried by electromagnetic waves is equally divided in electric field and magnetic field. खास बात क्या होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं तो फील्ड एनर्जी अपने साथ लेके जाएंगी. अपन पहले पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी कंटेन करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी कंटेन करता है. तो यहां पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इसका मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड भी है. बट कंट्रीब्यूशन किसका क्या है वो यहां से समझ में आ रहा है. एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का है उतना को उतना अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी का हो. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी एनर्जी कैरी करेंगी उसका 50% इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगा और उसका 50% मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा. एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है आपने. यहां नई बात कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. अगर आप समझने की कोशिश करें तो बातें सब पुरानी है. बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें. इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी. बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है. और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें. एक तरीके से रिकैप कर रहे हैं हम बात. एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. और जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये अमाउंट तो कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर. और एवरेज ऑफ ई स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर के फंक्शन में साइन स्क्वायर आएगा. और आपको पता है साइन स्क्वायर का एवरेज ऐसे में पढ़ा होगा आपने. साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है. तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया. दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड v²/2 mu naught. एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ v². v² के फंक्शन में भी साइन स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2. अगेन इट इज v02² mu naught. समझ में आई बच्चों बात? से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं. कुछ और पॉइंट्स पर आगे बढ़ते हैं बच्चों. एक और पॉइंट मैंने यहां लिया, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब टोटल में दोनों आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड की भी आ गई. दिस इज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सम कर दिया, ठीक है, बन गया हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी. फिर इसका एवरेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम में रहेंगे, तो जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होंगी तो ये अमाउंट चेंज होगा. एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो एवरेज ऑफ दिस अमाउंट एंड एवरेज ऑफ दिस अमाउंट. एवरेज ऑफ दिस अमाउंट इज E02/2, तो बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर. एवरेज ऑफ दिस अमाउंट इज V02/2, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर. कीप इन माइंड दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. जबकि यहाँ जब एवरेज लिया हुआ है तो नोटिस करें यहाँ पीक वैल्यूज हैं. ये ध्यान रखना. आपको लग रहा होगा कि तो फॉर्मूले बस फर्क तो 2 की जगह 4 हो गया. नहीं,
ये इंस्टेंटेनियस है और ये पीक वैल्यूज है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के आया था, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही होता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है, इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी एंड सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल। तो क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो इस अमाउंट को मैं ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू हो या ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू भी लिख सकता हूं। एक और टर्म मैं आपके सामने रख रहा हूं, पॉइंटिंग वेक्टर। बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर से दो बातें पता लगती हैं। एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। दूसरी, एनर्जी फ्लो रेट क्या है। दो बातें पता लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, यानी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहां पॉइंटिंग वेक्टर से हमें दो बात पता लगेंगी, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नंबर वन, और दूसरा हमें पता लगता है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड is equal to energy flow rate through unit area perpendicular to the propagation. Suppose propagation इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से जो एनर्जी फ्लो रेट होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी गिवन लोकेशन पर पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ ई एंड बी वेरी करेंगे, तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी एनर्जी फ्लो रेट चेंज होती रहेगी। तो ये एनर्जी फ्लो रेट किसी भी लोकेशन पर टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो एनर्जी फ्लो रेट थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, and direction of pointing vector is nothing, it is E cross B, E cap cross B cap. This is direction of propagation of electromagnetic wave. तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये है, यूनिट वेक्टर देखेंगे तो ये है, और वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ये है। अब इंटरेस्टिंग बात जो आपको कहीं पे भी पढ़ी, कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये बहुत समझने की बात। मैंने भी बोला पॉइंटिंग वेक्टर टाइम वेराइंग है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू। इसका एवरेज निकल के आता वो है इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू? एवरेज एनर्जी फ्लो रेट, एवरेज एनर्जी फ्लो रेट थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। तो ये तो है इंस्टेंटेनियस एनर्जी फ्लो रेट, और ये है इंटेंसिटी एवरेज एनर्जी फ्लो रेट, क्योंकि एनर्जी फ्लो रेट तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उसका एवरेज वैल्यू है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग, इट इज E by C, where E is energy carried by portion of electromagnetic wave. बच्चों खास बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी कैरी करती है और साथ में मोमेंटम भी कैरी करती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नथिंग, it is energy divided by ratio, energy divided by speed of light ratio. Amplitude variation with distance, important point. Suppose ये point source है,
जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं। अब ये रेडिएशंस r डिस्टेंस पर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से रेडिएशन इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, चारों तरफ निकलेंगे, यानी स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r कैन बी रिटन एज पावर बाय 4 pi r स्क्वायर, and intensity in terms of amplitude of electric and magnetic field can be written as E naught B naught by 2 mu naught, and this equal to power, and U naught बच्चों E naught by B naught equal to C, B naught can be written as E naught by C, तो ये E naught square by C हो गया। इससे पता लगा बच्चों E naught is inversely proportional to R, means double the distance, half will be the amplitude of wave, यानी वेव पॉइंट सोर्स से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी तो वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, डिस्टेंस डबल होने पर एम्पलीट्यूड आधा रह जाएगा। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चों जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी सरफेस से जाके हिट करती हैं तो वहां प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, बट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस की नेचर कैसी है। हम ने जो पहला केस लिया वो लिया परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस का, इक्वल टू 1, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने मान लिया कि सारी की सारी वेव्स एब्जॉर्ब हो गई तो प्रेशर होगा I by C, इंटेंसिटी बाय डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो प्रेशर होगा 2I by C, एंड अगर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, पार्शियली एब्जॉर्बिंग है, तो बच्चों सिंपल फंडा A plus R equal to 1, coefficient of absorption plus coefficient of reflection equals to 1, means a part of energy is absorbed and remaining part is reflected। तो आप ये देखिए कि I के टुकड़े कर दीजिए, I के क्या करिए, टुकड़े कर दीजिए, A into I इतना पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, R into I इतना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। और याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जो एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से 1 टाइम और जो रिफ्लेक्ट होता है उसकी वजह से 2 टाइम प्रेशर, तो इसकी वजह से 1 टाइम, तो AI डिवाइडेड बाय C, AI डिवाइडेड बाय C, इसकी वजह से डबल, तो 2IR बाय C, दोनों का सम कर देंगे तो टोटल आ गया हमारे पास प्रेशर। तो ये कहानी है बच्चों जो आपके लिए यूजफुल है, और इस पूरी कहानी से आप सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपका क्रांतिदीप। थैंक यू वेरी मच। बच्चों अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।